नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है ह्यूमन इम्पैक्ट। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे चैप्टर में जो है वो अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है, वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है वहाँ के बारे में बताया गया है, और पहले अंटार्कटिका क्या था और अब वो किस रूप में फॉर्म किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो अगला हेडिंग है ह्यूमन इम्पैक्ट, वो देखते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए paltry 12,000 ईयर, barely a few second on the geological clock। देखिए बताया गया है कि ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है, मानव जो सभ्यता है, वो लगभग 12,000 वर्ष के लगभग की है। ह्यूमन कल्चर जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, वो बताया जा रहा है कि 12,000 वर्ष पहले से है लगभग। और अगर देखा जाए जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, उसका जो टाइम जो है वो जो बताता है जियोलॉजिकल क्लॉक, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही क्या है, ए फ्यू सेकेंड, बहुत ही कम समय का है। अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ये 12,000 जो है वो बहुत ही क्या है, फ्यू सेकेंड के समान है। क्योंकि आप जानते हैं वो मिलियन जो है वो वर्षों की बात की जाती है जियोलॉजिकल हिस्ट्री की। तो इस तरह से यहाँ 12,000 जो है कोई मायने नहीं रखता है, इसे फ्यू सेकेंड के रूप में जो है वो जान सकते हैं। इन दैट शॉर्ट amount of time we have managed to create quite a rock, easing our dominance over nature with our village, town, cities, mega cities। और बताया गया है इतने कम समय में जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जो बताया गया है कि जो जियोलॉजिकल क्लॉक है वो बताता है मिलियन सालों की बातें बताता है। लेकिन अभी हमारे जो ह्यूमन कल्चर है वो सिर्फ 12,000 की बात कही जा रही है कि इसकी सभ्यता जो ह्यूमन कल्चर जो 12,000 के लगभग की है पुरानी। और उसके अकॉर्डिंग इतने ही कम समय में, कहाँ मिलियन और कहाँ हज़ार, तो इतने ही कम समय में जो मानव जो है हर तरफ जो है डोमिनेंस किया है नेचर के प्रति, चाहे वो गांव हो, शहर हो, छोटे शहर हो या फिर मेगा सिटीज़ हो। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस battling with other species of limited resources and the unmitigated burning of fossil fuel, and has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature। देखिए बताया गया है कि ह्यूमन जो है इतने कम समय में जो है हर एक चीज़ को जो है वो डोमिनेंस किया है, और इसका प्रभाव जो है हर तरफ देखने को मिला है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, बड़े शहर हो या फिर छोटे शहर हो, सभी तरफ जो है ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिली है। और आगे भी बताया गया है कि ह्यूमन की जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है, जो बहुत तेज़ी से रैपिड इंक्रीज यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जो मानव की जनसंख्या है, वो जो है विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो प्रभावशाली रही है, काफ़ी जो है उससे वो प्रभावित हुए हैं। और जो फॉसिल फ्यूल जो है लगातार जो है हम यूज़ करते हैं, मानव के द्वारा जो यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से है कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लैंकेट है वो क्रिएट हो रहा है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो अत्यधिक जो है वो बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, विच स्लोली, धीरे धीरे ही बढ़ रहा है, बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन निश्चित रूप से इससे ग्लोबल टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो उसका तापमान जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए कुल मिलाकर ये बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जो हमारी ह्यूमन कल्चर जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानव सभ्यता है, उसको लगभग बताया गया है कि 12,000 वर्ष ही पुरानी है। लेकिन इतने ही सालों में ये पूरी दुनिया पर, पूरे जीव जंतु पर जो है वो अपना प्रभुत्व जो है वो स्थापित किया है। और अगर देखा जाए जियोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग, जो कि मिलियन वर्ष को बताता है, उसके अकॉर्डिंग ये 12,000 जो है बहुत ही फ्यू सेकंड के समान है, कुछ ही सेकंड के समान है। और इतने में ही मानव ने जो है प्रकृति पर, प्रकृति के पर, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो या फिर किसी शहर या किसी मेगा सिटीज़ में हो, वो हर तरह से जो है अपने भावनाओं को, अपने
जो है नेचर पर जो है वो हावी किया है। और बताया गया है कि जो रैपिड इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन है, जो मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसके वजह से जो है हर प्रकार के जितने भी अदर स्पेसीज अब हैं लिमिटेड रिसोर्सेज, जो दूसरे जो स्पेसीज हैं, जितने दूसरे जो जीव जंतु हैं उनका जो जिनका लिमिटेड रिसोर्स है, वो ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट जो है चारों तरफ जो है वो बन जाता है, और विच इज स्लोली, जो धीरे सही बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे जो है भारत या पूरे ग्लोबल का यानी पूरे विश्व का जो है टेम्परेचर जो है वो उसका एवरेज जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे की देखते हैं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्स्टेटेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। देखिए, अभी हम लोग बातें करते हैं, जगह जगह जो है बातें चलती है, चारों तरफ समाज में, न्यूज़ चैनल पे या फिर देश दुनिया में किसी भी जगह डिबेट होता है तो अक्सर जो है क्लाइमेट चेंज की बात जो है वो की जाती है। क्लाइमेट चेंजिंग का मतलब यह है कि जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ कभी कभी जो है वो ठंड पड़ने लग रही है गर्मी के दिनों में, और जहाँ पर ठंडी लगती है वहाँ पर गर्मी हो जाती है, जहाँ बरसात नहीं होता है वहाँ बरसात होती है, जहाँ नहीं होती थी अब वो जो काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो जगह जगह पर हो रहा है इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्स्टेंटेड एनवायरमेंटल डिबेट इन आवर टाइम। हमारे समय में क्लाइमेट का चेंज जो हो रहा है वो बहुत ही बड़ा विषय बन गया है अपने डिबेट के लिए, यानी कि उस पर जो अक्सर जो है लोग जो है डिबेट करते रहते हैं। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। लोग बातें इस तरह से करते हैं, यहाँ कुछ टॉपिक दिया हुआ है कि क्या वेस्ट अंटार्कटिक जो आइस है क्या वो उसका जो सीट है, आइस सीट है, वो क्या वो मेल्ट हो जाएगा पूर्ण रूप से। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट बी डिसरप्टेड। क्या जो गल्फ स्ट्रीम का ओशन है उसकी जो करंट है वो अब जो है डिसरप्टेड हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। क्या इस तरह से दुनिया का अंत हो जाएगा? मे बी, हो भी सकता है, मे नॉट, नहीं भी हो सकता है। आइदर वे, फिलहाल अंटार्कटिका इज़ द क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और ख़ास तौर पे अंटार्कटिका जो है इस डिबेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो एलिमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो विषय है। तो देखिए, यहाँ तक पहले देखते हैं क्या बताया गया था। यहाँ पैराग्राफ की शुरुआत होती है, बताया गया कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंस्टेंटेड एनवायरमेंटल डिबेट इन आवर टाइम। हमारे समय में क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है डिबेट के लिए। और डिबेट में तरह तरह के लोग जो है वो संभावनाएं जताते हैं, कहते हैं विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस सीट मेल्ट इंटायरली। क्या जो अंटार्कटिका, वेस्ट अंटार्कटिका का जो आइस सीट है, जो बर्फ़ की चादर है, क्या वो पूर्ण रूप से जो है मेल्ट हो जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करेंट बी डिसरप्टेड। क्या जो गल्फ स्ट्रीम के जो करेंट हैं क्या वो डिसरप्टेड हो जाएंगे। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस तरह से दुनिया का अंत हो जाएगा। एज वी नो इट, जैसा कि हमें ऐसा देखने में पता चलता है। मे बी, नॉट बी, राइटर कहती हैं हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। आइदर वे, फिलहाल अंटार्कटिका इज़ द क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट। और इस तरह से अंटार्कटिका जो है इस समय वाद विवाद का एक बहुत ही बड़ा विषय जो है वो बन गया है। किस लिए, देखिए आगे बताया गया है। नॉट जस्ट बिकॉज इज़ द ओनली प्लेस इन द अर्थ which has never sustained a human population and therefore remain relatively pristine in the respect, but more importantly because it holds the ice core 500,000-year-old carbon रिकॉर्ड ट्रैप इन द लेयर ऑफ आइस। देखिए यहाँ बताया गया सिर्फ इसलिए नहीं कि अंटार्कटिका जो है वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अकेला है, वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है आइस कोर हैं जो कि 500,000 ईयर ओल्ड हैं। 500,000 ईयर ओल्ड यानी कि जैसा कि 1 मिलियन में जब 10 लाख होते हैं तो ये 5 लाख पुराने जो है वो ओल्ड कार्बन डाइऑक्साइड के रिकॉर्ड यहाँ पर ट्रैप किए गए हैं उनके लेयर का। एंड इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइटर कहती हैं तिसानी दोषी, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं पृथ्वी के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो, तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। यानी कि अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये पैराग्राफ में यही बताया गया है कि क्लाइमेट चेंजिंग जो है वो महत्वपूर्ण विषय बन गया है आज के ज़माने का, और इसकी वजह जो है इसकी जिम्मेदार भी हम जो है वो खुद हैं। लगातार जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ों का, फॉसिल फ्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाई परत जो है वो अत्यधिक हो जाता है, और इस तरह से जो है
हमारा एनवायरनमेंट जो है, क्लाइमेट जो है वो प्रभावित होता है। और तमाम तरह की संभावनाएं लोग जो है मन ही मन करते हैं कि क्या इस तरह से अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहे तो क्या अंटार्कटिका का जो आइस शील्ड है वो मेल्ट हो जाएगा या फिर दुनिया का अंत हो जाएगा। तो राइटर आगे उन्होंने बताया भी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इस तरह से बताया कि अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 500,000 यूरो कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप किया गया है इन इट्स लेयर ऑफ आइस। कहाँ पर है वो भी देख लीजिए, ये है लेयर ऑफ आइस, यानी कि जो लेयर ऑफ आइस है, आइस का जो लेयर है उसके नीचे दबा हुआ है, उसके नीचे ये सारे रिकॉर्ड हैं। इसका अध्ययन करके हम पृथ्वी के पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर को जान सकते हैं। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। अगला देखिए बताया गया है स्टूडेंट ऑन आइस। जैसा कि ये प्रोग्राम का नाम है, आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम का नाम है जिसके तहत जो है ये लोग गए थे अंटार्कटिका पे। तो ये देखते हैं क्या है इसके बारे में बताया गया। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ वन ऑफ द सोकाल्स्की एम टू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड and providing them with inspiring educational opportunity which will help them to foster a new understanding and respect for our planet। देखिए तिसानी दोषी, जैसा कि बताया गया है कि एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस। इस प्रोग्राम के तहत ही वो गई थी और जिस जहाज़ से गई थी आपको पता ही है, जो वेसल से गई थी उस जो रशियन वेसल था जिसका नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की, उसके द्वारा ये बता रही हैं कि मैं जो ये काम कर रही थी उन बच्चों के साथ जो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, मेरा मेन उद्देश्य यही था, मेन एम यही था कि उन बच्चों को जो है उस अंटार्कटिका के बारे में बताना है जहाँ दुनिया का अंत माना जाता है, और उनको एक अच्छा अवसर, एक प्रेरणादायक शैक्षिक योग्यता प्रदान करने के लिए, एक अवसर प्रदान करने के लिए जो उनके लिए सहायता कर सके इस दुनिया को या इस प्लेनेट को जानने के लिए और इसका रिस्पेक्ट करने के लिए। It's been in operation for 6 years now। यह ऑपरेशन जो है 6 वर्षों से चल रहा है। headed by कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसके जो मेन जो फाउंडर है वो है जियोफ ग्रीन, who got tired of कार्टिंग सेलिब्रिटी, जो अब उब चुके थे सेलिब्रिटी को ले जाने में। पर देखिए वो जो जियोफ ग्रीन थे वो सेलिब्रिटी को जो है वो वहाँ पर ढोते थे, उनको लेकर जाते थे, जो अपने मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर जाते थे, थोड़ी बहुत खोज भी करते थे। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है उसमें राइटर जो है वर्क कर रही थी एकेडमिक सोकाल्स्की पर, यानी कि वहाँ उस जहाज़ पर जहाँ पर जिससे वो जा रही थी, और एम तो उनका एग्जैक्टली यही था कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ले जाने का जो दुनिया के अंतिम छोर यानी कि अंटार्कटिका को जो है वो देख सके, वहाँ जान सके, जिससे उनको इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सके और इस तरह से वो समझ सके फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि उनको एक नई जानकारी मिले, एक नई समझ मिले, ज्ञान मिले, एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और अपने प्लेनेट के प्रति जो है, अपने धरती के प्रति जो है एक नया रिस्पेक्ट जो है वो उनके अंदर आए। इट हैज़ बीन द ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अभी ये ऑपरेशन जो है 6 वर्षों से चल रहा था। हीडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसके जो मेन फाउंडर थे वो थे कनाडा के रहने वाले जियोफ ग्रीन। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटी, जो सेलिब्रिटी को जो है वो हमेशा लेकर आते जाते रहते थे। एंड रिटायर रिच, और जितने भी रिटायर्ड लोग रहते थे या रिच लोग रहते थे, क्यूरियोसिटी सीकर हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे। तो ये लोग जब जाते थे, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो या कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई धनी व्यक्ति हो या क्यूरियोसिटी सीकर या जो वहाँ पर ज़्यादा जिज्ञासु वहाँ जाने के लिए, तो ये लोग जब जाते थे तो वो क्या देते थे, ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे। वो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें के बारे में जानते थे। विद द स्टूडेंट ऑन आइस ऑफर ए फ्यूचर जनरेशन a policy maker of life changing experience at an age when they are ready to observe, learn and most importantly act। यहाँ देखिए बताया गया है कि जब ये रिच पर्सन जाते थे, जो रिटायर पर्सन जाते थे, जिनको जियोफ ग्रीन जो है लेकर जाया करते थे, वो लिमिटेड जो है सर्च करते थे, और वो सर्च करते थे, आते थे, खाते थे, पीते, अपने घर में सो जाते थे, और वो उसका किसी को अब जो है उससे उनके जाने से किसी को फ़ायदा नहीं होता था। लेकिन जो विद स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम है, ये इसके तहत जो है जियोफ ग्रीन ऑफर करते थे फ्यूचर जनरेशन को कि वो पॉलिसी मेकर बनेंगे, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो पॉलिसी मेकर बनेगी कि कैसे आगे क्या करना है, और इस तरह से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा उन बच्चों को इस ज़माने में
व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, जिस समय, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उस समय जैसे हाई स्कूल के विद्यार्थी हों या इंटर के विद्यार्थी हों, उनको लेकर जाने पर जो है वो राइट जयपुरिन ये चाहते हैं कि वो हर एक चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो उस पर जो है वो एक्ट करेंगे, उस पर जो है वो काम करेंगे। उम्मीद है पैराग्राफ आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। The reason the program has been so successful it because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. इस प्रोग्राम को सफल होने का सबसे बेहतरीन कारण ये था कि लोग एक ऐसा समझते थे कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है वहाँ पर जाना, साउथ पोल के पास, और इस तरह से उनसे वो अफेक्टेड ना हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इट इज़ इजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन। देखिए कहा गया है कि अगर आप किसी कंफर्ट जोन में हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी आप हैं, इन आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी कि आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, किसी भी लैटिट्यूड या किसी भी लैटिट्यूड में रहते हैं, वहाँ कंफर्ट जोन में रहकर आप बहुत ही बातें कर सकते हैं देश दुनिया के बारे में, या फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, या फिर अंटार्कटिका के बारे में। ये आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ें होगी बातचीत करना। बट वेन यू कैन विजुअली सी ग्लेशियर retreating and ice slabs collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेकिन जब आप जाकर अपनी आंखों से वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ग्लेशियर जो है वो पिघलता है, किस तरह से जो है उसके स्लेब जो है कोलैप्स करते हैं, तो आपको सच में ये रियलाइज़ होगा कि वास्तव में जो ग्लोबल वार्मिंग है एक बहुत ही बड़ी थ्रेटनिंग है, बहुत ही बड़ी धमकी है एक ह्यूमन के लिए। तो इस तरह से इस प्रोग्राम में बताया गया है कि इस स्टूडेंट हमारा इस प्रोग्राम इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल होता है, और जो वहाँ जाएगा वहाँ से प्रभावित होकर ही आएगा। और ये कहना या बातें करना घर पर बैठकर एक कंफर्ट जोन में रखकर बातें करना देश के बारे में, दुनिया के बारे में, या फिर किसी डिबेट के बारे में जैसे कि अंटार्कटिका हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, ये बातें करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब आप जाकर अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर जो है वो रीट्रेडिंग करता है और कैसे जो है वो आइस स्लिप जो है कोलैप्स करते हैं, तो जब आप देखेंगे यू बिगिन टू रियलाइज दैट थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, तो आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वास्तव में बहुत ही जो है वो भयावह है, और ये हमें जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही गंभीर समस्या का जो है वो याद जो है वो दिलाता है। आगे देखते हैं। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए अंटार्कटिका जो है वो अपने सिंपल इकोसिस्टम के लिए, अंटार्कटिका विकास है बट सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका यानी कि अंटार्कटिका का जो माहौल है जिसका एक बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है, और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जो है लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप समझते ही हैं कि बायो मतलब जीव और डाइवर्सिटी मतलब विविधता, तो यहाँ पर जो है जैव विविधता की जो है वो अभाव है, उतना अधिक जो है जैव विविधता यहाँ का नहीं है। इट इज़ परफेक्ट टू प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग प्रेस्क्यूशन। और यहाँ बताया गया है कि यह एक ऐसा जगह है, एक स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे लिटिल चेंजेस जो होती हैं, छोटी छोटी जो परिवर्तन होते हैं वातावरण में, वो एक बड़ा सा रूप जो है वो ले सकते हैं, बड़ी जो है वो अपना एक अलग रूप जो है वो ले सकते हैं, बहुत अधिक प्रभावशाली जो है वो हो सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेज ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशन ऑफ फूड चेन। यानी कि आप ये जानते ही हैं कि फाइटोप्लैंक्टन जो है एक समुद्री पौधा है, एक तरह का घास है जो जितने भी साउदर्न ओशन के जो फूड चेन है उनको जो पूर्ण रूप से जो है वो नरिश करता है, पूर्ण रूप से जो है वो बैलेंस बना के रखता है। दिस सिंगल सेल प्लांट यूज द सन एनर्जी टू एसिमिलेट। और ये जो सिंगल सेल प्लांट होता है, एक कोशिकीय जो ये पौधा होता है, ये जो है सूर्य की ऊर्जा के साथ जो है कार्बन डाई और सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट वंडरस दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस
कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए तो इस तरह से जो फोटोप्लैंक्टन जो होता है वो सूर्य की ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो है इस तरह से वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो करता है, जिससे कि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनका फूड चेन जो है वो चलता रहता है। वो यानी कि काफ़ी वो हेल्पफुल होता है एक कोशिकीय, लेकिन वो समुद्र के जो वातावरण है उसका जो एटमॉस्फेयर है उसको वो बैलेंस करता है। साइंटिस्ट वार्न दैट फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल बी अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। वैज्ञानिकों का ये मानना है, यानी कि वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दिया है कि अगर इसी तरह से जो है ओजोन परत में जो है ओजोन परत अगर इसी तरह से जो है डिस्टर्ब रहता है तो इससे जो है फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ जो है वो प्रभावित होगा, यानी कि उसका सीधा प्रभाव जो है उस एक जीव यानी कि समुद्री जो वो प्लांट है फाइटोप्लैंक्टन उस पर जो है वो असर पड़ेगा। विच विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल मैरिन एनिमल्स। इस तरह से जितने भी समुद्री जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, उन पर उनके जीवन पर उसका पूरा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। बर्ड्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र में जो बर्ड्स होंगे उन पर, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और उस समय जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उस सारी चीज़ें जो है प्रभावित होंगी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दिया है कि अगर ओजोन परत जो है डिस्टर्ब होता है तो उसका प्रभाव जो है वहाँ के सूक्ष्म जीवों पर पड़ेगा, और उसके प्रभाव की वजह से जो है जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, जितने भी जानवर हैं फाइटोप्लैंक्टन की वजह से, और जो चिड़ियाएँ हैं या क्षेत्र में जो भी रहने वाले जीव जंतु हैं छोटे बड़े, वो प्रभावित होंगे। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट मेटाफोर ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बी बिग थिंग्स विल बी फॉल इन टू प्लेस। तो देखिए इस तरह यहाँ बताया गया है चैप्टर में कि किस तरह से छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान कर लें, स्मॉल थिंग एंड बिग थिंग विल बी फॉल इनटू प्लेस। राइटर ये कहती हैं कि मान लीजिए फाइटोप्लैंक्टन के रूप में ही देख लेते हैं, एक बहुत ही बड़ा मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है यहाँ पर कि किस तरह से अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रख लेते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं खुद अपने जगह पर आ जाती हैं। यानी कि अगर हम छोटी चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं तो बड़ी चीज़ें, बड़ी घटनाएं नहीं हो पाती हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को जो है वो रोक सकते हैं और अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। अगला जो है वो टाइटल है वॉक ऑन द ओशन। वॉक ऑन द ओशन। ओशन पर कैसे चलते हैं वो लोग, आइए देखते हैं। राइटर बोलती हैं, तिसानी दोषी कहती हैं, माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफैनी बट द बेस्ट ऑकर जस्ट शॉर्ट द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। एंड यहाँ तिसानी दोषी इस पैराग्राफ की शुरुआत ही कहती हैं कि मेरा जो अंटार्कटिका पर जो एक्सपीरियंस था जो वो बहुत ही बेहतरीन था। और कहाँ पर था देख लीजिए, उन्होंने बताया भी अंटार्कटिक सर्कल जो था 65.55 डिग्री पर साउथ में। अंटार्कटिका का जो ये पार्ट है अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पर 65.55 डिग्री पर इनका एक बहुत ही बड़ा जो है एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आगे वो बताती हैं एक खास एक्सपीरियंस को। दी सोकाल्स्की हैड managed to wedge herself into the thick white straits of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। देखिए यहाँ पर वेज का मतलब होता है अटक जाना, फंस जाना, यानी कि उनकी जो जिस वेसल पे वो जा रही थी द एकेडमिक सोकाल्स्की, वो जो है पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में जो है वो अटक जाती है, यानी कि किसी तरह से फंस जाती है आइस के बीच में जहाँ पर काफ़ी बर्फ रहता है, और आगे जाने से वो मना करती है, यानी कि आगे वो नहीं बढ़ पाती है। उनकी जो वेसल है आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती है। द कैप्टन डिसाइडेड वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड। कैप्टन ने ये सोचा अब हमें वहाँ से मुड़ जाना चाहिए, एंड हिट बैक नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बट बिफोर वी डिड, लेकिन जब तक हम ऐसा करते उसके पहले क्या होता है, वी वेर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। हम सभी को ये निर्देश दिया गया कि हम जो है गैंगप्लैंक यानी कि तख्ते से होकर जो है वो उतरें और समुद्र पर चलें। सो वी वेयर ऑल, इसलिए हम जितने भी लोग थे कुल मिलाकर 52 ऑफ अस, यानी कि कुल मिलाकर हम जो 52 लोग थे, किटेड आउट ऑफ गोरेटेक्स एंड ग्लेयर, और इस तरह से उन्होंने जो है अपने जो है वहाँ पर जो खास चश्मे थे उसे पहना,
और वाटरप्रूफ जो उनका गोरेटेक्स था उसको उन्होंने पहना। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस एंड सिम्स टू बी स्प्रेड आउट फॉर एवर। और इस तरह से वो वाइटनेस पर, यानी कि उस समुद्री वो जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी, चारों तरफ जो बर्फ़ था उसके वाइटनेस पर जो है वो चल रहे थे। अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक। राइटर बताती हैं कि हमारे पैरों के नीचे कम से कम जो है 1 मीटर मोटी जो है वो आइस पैक था। एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर। और कहती हैं कि 180 मीटर बताया जा रहा है कि दैट 88 मीटर लिविंग ब्रीथिंग, और उनके कह रहे हैं कि 180 मीटर के गहराई में जो है वो नमक खारे पानी वाला और जीव जंतु से भरा हुआ जो है वो समुद्र था, पानी था। इन द पेरीफेरी क्रेबिटर सील वेयर स्ट्रेचिंग एंड स्टनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोर मच लाइक एस्टेडॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ बनियान ट्री। यहाँ बताया गया है कि उन्हीं के किनारों पर, इन द पेरीफेरी, उन्हीं के छोर पर, उन्हीं के किनारों पर जो क्रेबिटर सिल थे वो खूब आराम से फैलकर जो है वो आराम से जो है वो धूप सेक रहे थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक तुलना किया गया है कि जैसे जो है गाँव में, शहरों में जगह जगह पे जो है एस्ट्रोडॉग जो होते हैं वो जाकर बनियान ट्री के नीचे एकदम फैलकर आराम से सो जाते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। देखिए यहाँ राइटर कहती है ये सब चीज़ें वर्णन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई थी, इसलिए यहाँ पर बोलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अंटार्कटिका पर जाने का एक बहुत ही खास अनुभव रहता है तिसानी दोषी का, और बताती हैं कि जब वो अंटार्कटिका सर्कल के 60.55 डिग्री पर जब रहती हैं तो सोकाल्स्की जो है जाकर जो है एक पेंसियोला और टेडबोल के बीच में फंस जाती है, और इस तरह से वो मुड़ने की कैप्टन के अकॉर्डिंग वो शिप को मोड़ना था नॉर्थ के तरफ, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से पहले जो है वो पहले क्लाइम डाउन करते हैं गैंगप्लैंक के द्वारा, और वहाँ पर वो थोड़े चलते फिरते हैं। एक्सपीरियंस को बताते हुए वो कहती हैं कि वो काफ़ी तरफ जो है वो काफ़ी वहाँ पर वाइटनेस था, काफ़ी चारों तरफ वहाँ दूर दूर तक जो है बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रहा था। उनके पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी जो है आइस पैक थी, और उसके नीचे 180 मीटर लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर था एंड पेरीफेरी, और वहीं पर क्रैब बीटर सील जो है आराम से फैलकर जो है वो धूप सेक रहा था। ठीक वैसे ही जैसे कि एस्ट्रोडॉग जो होते हैं, गांव में घूमने फिरने वाले कुत्ते जो होते हैं, जाकर बनियान ट्री के बीच में जो है उसकी छाया में जो है आराम से फैलकर सो जाते हैं। आगे देखते हैं आगे के पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो इस तरह से हमारा अंतिम पैराग्राफ है। अंतिम पैराग्राफ में देखिए बताया गया है ठीक वैसा ही जैसा कि शुरू में बताया गया रहता है। आगे बताती है 9 टाइम जोन एंड 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी एक्वास्फीयर लैटर। आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। देखिए अब वो रिटर्न हो रही हैं, उस दौरान बताया गया है कि अभी भी वो 9 टाइम जोन को पार करती हैं, 6 चेक पॉइंट को पार करती हैं, और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्र को वो पार करती हैं, और कई तरह के उस दौरान आते जाते समय इकोस्फीयर को भी प्राप्त जो है वो होते हुए गुजरती हैं। लेकिन आगे वो ये भी बोलती हैं आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग, लेकिन अभी मैं बिल्कुल आश्चर्य में थी। हमारा जो बैलेंस, ब्यूटी बैलेंस है, बैलेंस के जो सुंदरता है हमारे प्लेनेट की, उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमारा जो प्लेनेट है वो किस तरह से अपना बैलेंस बनाए हुए है, उसकी सुंदरता को जानकर अभी भी ये आश्चर्य हो जाती है। हाउ इट वुड बी द अंटार्कटिका वेयर वी बिकेम द वार्म प्लेस दैट इज वंस यूज्ड टू बी। राइटर सोचती है मन ही मन कि कैसा होगा यदि अंटार्कटिका पहले जैसा गर्म हो जाएगा जैसा कि वो हुआ करता था। राइटर खुद ही सोचती हैं कि उस समय क्या होगा जब अंटार्कटिका जो है वो पहले की तरह गर्म हो जाएगा। विल बी द राउंड सीट, क्या हम बचेंगे ये सब देखने के लिए? आर वी हैव गॉन दिस वे ऑफ डायनासोर, मैमोथ एंड ऊफी राइनोस, कि क्या हम लोग भी, या फिर ये भी हो सकता है कि हम लोग भी डायनासोर, मैमोथ और ऊफी राइनोस की तरह जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। हु इज टू से, कौन कह सकता है ऐसा? क्या हो सकता है? कोई नहीं कुछ कह सकता। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक विद द बंच ऑफ टीनेजर हु स्टिल हैव आइडियलिज्म टू सेव वर्ल्ड। लेकिन कहती हैं आगे कि इन बच्चों के साथ समय बिताना, ये जो बंच ऑफ टीनेजर है यानी कि जो हाई स्कूल के जो बच्चे गए थे उनके साथ, तो उनके साथ ये 2 हफ्ते जो उन्होंने स्पेंड किया है, 2 हफ्ते जो उन्होंने बिताया है,
वास्तव में उनके लिए एक बहुत ही आइडियलिज्म है, उन बच्चों के लिए जो अब इस दुनिया की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा, वहाँ के इंस्पिरेशन के द्वारा। ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट ऑफ कैन हैपन इन मिलियन ईयर। राइटर ये कहना चाहती हैं कि मिलियन ईयर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं, मिलियन ईयर में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में हो सकती हैं, बट व्हाट ए डिफरेंट ए डे मेक, लेकिन एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि मिलियन वर्षों में बहुत कुछ हुआ है, मिलियन वर्षों में बहुत कुछ होगा, लेकिन एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये था हमारा चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसानी तोषक के द्वारा। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।